गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी रेखा मैम। आज मैं आपको पाठ 3 जल संसाधन का भाग 2 पढ़ाऊंगी। इसका टॉपिक है बांध। बांध किसे कहते हैं? जल को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, अर्थात बहते हुए जल या नदियों के जल को बहाव को रोककर उस पर बांधा उत्पन्न करके जलाशय बनाए जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बांध कहते हैं। जैसे कि आपके बुक में भी है, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि बहते हुए नदियों के बहाव को रोककर बाधा उत्पन्न की जाती है, जिसे जलाशय कहते हैं, उसी को हम बांध भी कहते हैं। अब आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस बांध का प्रयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो इस बांधों को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी कहते हैं। अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब ऐसी योजना से होता है जिसका निर्माण कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन परियोजनाओं के निर्माण का मुख्य उद्देश्य भारत का चौतरफा विकास करना है। अर्थात आपको समझ के आ गया कि ये बांधों का निर्माण जो किया जाता है, उसके उद्देश्य कई होते हैं। इनका उद्देश्य जो होता है, कई उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत का चौतरफा विकास करना। तो किसी नदी, बहते हुए नदी के बहाव को रोककर जो बांध उत्पन्न बनाया जाता है और उसके जल का उद्देश्य पूर्ति, कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। इस तरह बच्चों आपको समझ आ गया हो कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं किसे कहते हैं। यानी नदी के बहाव को रोककर जब उस जल का प्रयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। अब इस बांध के उद्देश्य क्या होते हैं, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के क्या उद्देश्य लेकर इनका निर्माण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका जल शक्ति का उत्पादन करना। बांधों का निर्माण करने का सबसे मुख्य उद्देश्य जो होता है, वो जल शक्ति का उत्पादन करना होता है। विद्युत जल शक्ति, यानी बड़े बड़े जलाशय बनाकर टर्बाइनों द्वारा जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है, जो हमारे घरेलू कार्यों में, उद्योगों में प्रयोग की जाती है। तो सबसे मुख्य उद्देश्य जो इसका होता है, जल शक्ति विद्युत उत्पन्न करना होता है। दूसरा है बाढ़ पर नियंत्रण करना। बहते हुए नदी के पानी को रोककर जब अत्यधिक वर्षा होती है तो इन नदियों में बाढ़ आ जाती है, और दूसरा उद्देश्य जो होता है, इन नदियों पर बांध बनाकर इस बाढ़ को रोकना होता है। तीसरा है सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। इन बांधों का प्रयोग दूर दूर के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए भी किया जाता है। बांधों से नहरें निकालकर इन नहरों द्वारा पानी दूर दूर के क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, जहां पानी की कमी होती है। तो तीसरा मुख्य उद्देश्य इसका है कि सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई करना। चौथा है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, यानी मानव के लिए शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः व्यक्तियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना भी होता है। पांचवा है अकाल के समय जल सूखे क्षेत्रों में पहुंचाना। इस जल एकत्रित करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि जब किसी क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है तो उन क्षेत्रों में इन जल की पूर्ति करना, अर्थात अकाल पड़ने पर इस जल का प्रयोग करना। इस प्रकार आपने देखा कि बांध के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त और भी उद्देश्य होते हैं, जैसे जलाशय बनाकर नौका चालन द्वारा हम लोगों का मनोरंजन करना, मछली पालन करना इत्यादि। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बांधों का उद्देश्य जो होता है, चौतरफा भारत का विकास करना होता है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी होता है। क्या नुकसान है? सबसे पहला आता है इसका जलीय जीवन पर प्रभाव, यानी जल में रहने वाले जीव जंतुओं पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस तरह प्रभाव पड़ता है? ये आपके नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। अर्थात जब नदियों पर बांध बना दिया जाता है, उसका बहाव जो होता है रुक जाता है, और नदी जो अपने साथ बहाकर अन्य अवरुद्ध पदार्थ लेके आती है, वो उसी तलछट यानी उसी के नीचे जमा करने लगती है। और जब ये अत्यधिक जमा हो जाती है तो ये चट्टानी रूप ले लेते हैं। जब चट्टानी रूप ले लेते हैं तो नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भोजन की कमी हो जाती है, इसलिए इनका असर जलीय जीव जंतुओं पर सर्वाधिक पड़ता है। दूसरा है आपका वनों की कटाई। जब किसी बांध बनाया जाता है तो आसपास
का काफी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिससे वहां के आसपास के वनों की सफाई कर दी जाती है, उनको काट दिया जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वनों की कटाई भी यानी वनों की कमी भी बांध निर्माण का एक कारण है। तीसरा है आदिवासी जनजातियों का बेघर हो जाना। बांध जब बनाए जाते हैं तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो आदिवासी जनजातियों पर इसका पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने उन क्षेत्रों को, वनों को छोड़कर जाना पड़ता है जिन क्षेत्रों में ये बांधों का निर्माण किया जाता है। इसलिए सर्वाधिक असर जिनका पड़ता है इनका आदिवासी जनजातियों पर पड़ता है। इस प्रकार आपने देखा कि बांधों से नुकसान भी होता है। इसी नुकसान के कारण कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। जैसे मुख्य दो विरोध आपके हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा टहरी बांध आंदोलन। अब प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन या टहरी बांध आंदोलन क्या है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है, जो जनजाति लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबद्ध करता है। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों में बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है। यानी नर्मदा आंदोलन क्या एक गैर सरकारी संगठन है जिसे NGO कहते हैं, जो जनजाति लोगों और किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। पहले इनका मुख्य उद्देश्य था कि गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध बन रहा है, इनका विरोध करने का मुख्य कारण था कि पर्यावरण जो इससे में वृक्ष वगैरह काट दिए जाते हैं उनके लिए था। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन वहां से विस्थापित गरीबों के लिए भी किया जाने लगा। जैसे कि आपके इसमें और आगे है कि इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृद्ध स्तर पर विस्थापन के कारण है। विस्थापन होता है कि जो वहाँ के जनजाति लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, उन्हें उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। उन्हें कहा जाता है विस्थापन करना, यानी अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग पूर्ण रूप से उन वनों पर निर्भर रहते हैं, उन वनों में रहते हैं, जिसके कारण वो अपना वन क्षेत्र, अपने घरों को छोड़कर जाते हैं देश की बेहतरी के लिए। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो किसको मिल रहा है, यानी वहाँ जो स्थानीय लोग रहते हैं या आदि जनजाति, उन्हें इनका लाभ नहीं मिल पाता है। उन्हें कुछ पैसे देकर क्या है वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। तो इनका फायदा किसको मिल रहा है? शायद जमींदारों को और बड़े किसानों को या उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को। अर्थात इन बांधों का लाभ जो है किसको मिल रहा है? वहां के आदिवासी जनजाति तो वहां से विस्थापित कर दिए जाते हैं कुछ पैसे देकर। तो इसीलिए ये नर्मदा आंदोलन और टहरी बांध आंदोलन उठा था कि इन गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं प्राप्त की जाएं। इन गरीब लोगों को जो वहां से विस्थापित किए जाते हैं उन्हें संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस प्रकार आपने देखा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्देश्य कई है, तो उनसे नुकसान भी है, तो उनका विरोध करने वाले भी हैं। इस तरह बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वालों के बीच संघर्ष पैदा करता रहता है। यानी बांध का जब निर्माण होता है तो उसका प्रयोग करने वाले और न प्रयोग करने के बीच संघर्ष चलता रहता है, ये संघर्ष पैदा होता रहता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते रहते हैं। ये एक आम बात है। फिर भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। इस प्रकार आपने देखा कि बांधों की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं किसे कहते हैं, उद्देश्य, नुकसान, विरोध। आज के पाठ के लिए इतना ही, शेष आगे। बाय।